टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसमें क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क आखिर मेजर क्या करता है? यदि आपने 11th में पढ़ा होगा तो टॉर्क बेसिकली क्या मेजर करता है? टर्निंग इफेक्ट। भाई रोटेटरी मोशन में आपने टॉर्क पढ़ा होगा, तो क्या मेजर करता है? टर्निंग इफेक्ट। तो देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसे जाने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? देखो जो फील्ड लाइंस है आपस में पैरेलल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे ना, तो यूनिफॉर्म कब होता है? फील्ड लाइंस पैरेलल है और देखिए इनकी स्पेसिंग ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं कि स्केल तो लिए नहीं है यार? तो स्पेसिंग क्या है? सेम। स्पेसिंग सेम होने से मतलब क्या? डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम होने से क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के बारे में कौन बता रहा? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब इनकी स्पेसिंग। और डायरेक्शन क्या है? पैरेलल। ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज थीटा एंगल से प्लेस्ड है। आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने एंगल से प्लेस्ड है? थीटा। अब इसमें टॉर्क लगेगा। अब आपको लगता होगा टॉर्क कैसे लगेगा? थोड़ा सा 11th को सोचिए, टॉर्क कब लगता था? कैसे? देखिए टॉर्क लग रहा मतलब इसमें फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। और साथ में क्या होगी? उनकी लाइन ऑफ एक्शन। देखिएगा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? डिफरेंट। दिखाते हैं कैसे। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेफ्ट टू राइट है, सपोज करिए, यूनिफॉर्म। अब आपका प्लस क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो ये प्लस क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होने के कारण किसका एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स का। क्यों करेगा? देखिए आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े हैं? जो भी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी चार्ज मतलब यहां पे कौन सा चार्ज? बेसिकली बोलो टेस्ट चार्ज। चार्ज का मतलब यहां पे कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के रूप में यहां कौन रखा है? प्लस क्यू। तो मान लो ये फोर्स F1 है, तो F1 इक्वल टू प्लस क्यू ई। अच्छा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब सुनिएगा, इस प्लस क्यू में फोर्स तो क्यू ही लगा। अब अगली बात आती है कि जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन क्या है? तो देखिए आपने 11th में पढ़ा है, यदि ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर होता है और लेमडा पॉजिटिव है, जो लोग नहीं समझते हैं समझो, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये कोई प्लस लेमडा। अब लेमडा +2 +3 +4 1/2 कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी की डायरेक्शन क्या होती है? सेम। क्या होती है? सेम। फिर से बोल रहे हैं, इस केस में ए और बी की डायरेक्शन क्या होती है? सेम। तो यहां देखिए फोर्स, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां क्या है? प्लस क्यू। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में। मतलब जो प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा है वो कहां होगा? एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां होगा? एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें जो फोर्स लगा वो इधर होगा। ऐसे ही यदि टेस्ट चार्ज -q है, तो मान लो उसमें फोर्स लगा F2। यहां टेस्ट चार्ज देखिए, टेस्ट चार्ज में यहां क्या रख देंगे? -q।
अब आप देखिए, इस फोर्स और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में माइनस साइन है। दो वेक्टर के बीच में, जैसे ये फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां माइनस साइन आ गया। मान लीजिए ये ऐसा होता और लेमडा पॉजिटिव होता, तो ये मान लो लेमडा 3 है, तो यहां क्या होता, -3। तब ए की डायरेक्शन बी के क्या होती, अपोजिट। तब फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका लेफ्ट टू राइट, तो जो इसमें फोर्स लगेगा आप ही बताइए कहां होगा, राइट टू लेफ्ट। ये F2 फोर्स लगा। अब आपके प्लस Q में एलांग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा, और माइनस Q में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा। ऐसा कुछ है, देखिए। अब ये फोर्स देखिएगा, ये फोर्स जा रहा ऐसे 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 ऐसे, तो देखिए जब ऐसे लगा तो ऐसे हुआ। मतलब ये फोर्स इसको इधर घुमाएगा और ये फोर्स इसको इधर घुमाएगा। अरे इधर इधर का मतलब क्या, देखिएगा ऐसे देखिएगा, ये फोर्स जा रहा दे ए, देखिए इधर घुमा, और ये फोर्स इधर देखिए इधर घुमा। देखिए ये फोर्स ऐसे है तो देखिए ये इधर, और ये फोर्स ऐसे देखिए ये इधर। अल्टीमेटली ये घूम के देखो, घूमेगा ये ऐसे का मतलब हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे का मतलब हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइनली ये डाइपोल रोटेट करेगा। रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो हैं। रोटेट करने के लिए केवल इक्वल एंड अपोजिट होना पर्याप्त नहीं है, साथ में क्या पर्याप्त है कि उनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, मतलब एक ही लाइन में ना हो। तो बिल्कुल इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, अलग अलग पॉइंट्स में है। सेम लाइन ऑफ एक्शन और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कोई ये चीज, कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये एक ही लाइन में लग गए, भले अपोजिट, कपल फॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन देखिए ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट। एक यहां देखो, इसमें एक ही लाइन में, भले अपोजिट है, ये कपल फॉर्म करेंगे, ये कपल फॉर्म करेंगे। जब कपल क्या करता है, इसको रोटेट करता है, तो ये ऐसे से ऐसे होगा, इसमें टॉर्क आएगा, उस टॉर्क को हम लोग निकालेंगे। अच्छा, अब अभी एक चीज देखिए, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। देखिए वेक्टर F1 और वेक्टर F2 क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। बोलो क्लियर। लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर। अच्छा, तो कोई बोलता है कि इसमें लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, इसमें लगने वाला नेट फोर्स तो क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ कि ये प्योर रोटेटरी मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। देखो एफनेट 0 है, टार्कनेट 0 नहीं होगा। टार्कनेट कितना होगा अभी हम निकालेंगे। अब अगली बात आती है कि टार्क निकालते कैसे हैं। तो टार्क निकालने का आपने 11th में पढ़ा होगा, ये टार्क टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ, अरे टाउ बोल रहे हैं, डाकू नहीं बोल रहे हैं, टाउ। टार्क क्या होता है, इन दो फोर्स में से किसी एक का मैग्नीट्यूड,
इन दो फोर्स में से किसी एक का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ, और इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या मल्टीप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, डिस्टेंस बिटवीन सुनो, डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। अब आप बताइए, अलग से देख लीजिए, एक का लाइन ऑफ एक्शन ये, अब आप कहेंगे ये, अरे भाई ये लाइन इधर से इधर ही ना है, अरे का लाइन ऑफ एक्शन इधर, अरे आप कहेंगे ये तो इसका देखो, ये मतलब इधर से माने इधर से इधर ही ना है, और ये इधर से इधर, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, ये होगी, और ये होगी, और ये होगी, ये सब बराबर है ना होंगी। भाई एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर, और एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर। अब देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम डिस्टेंस किसके बीच के लेते हैं, दोनों फोर्स के, दोनों फोर्स का मतलब क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। तो यहां से इसको पीछे बढ़ा दो, और ये डिस्टेंस जो आई, ये क्या गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, और यहां लिख दिए सी। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग। अब आप देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, आराम से देखिएगा, एक ट्रायंगल ऐसे दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये थीटा है। अच्छा, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, -q और +q के बीच की डिस्टेंस होती है 12। अब आप देखिए यहां फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन ये था, और एक लाइन ऑफ एक्शन ये था, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्या होगी, ये होगी, AC। दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब बताओ AC क्या हो जाएगा। अब यदि बताओ ये 12 है, तो ये क्या होगा, 12 sin थीटा। समझ गए, नहीं समझे, देखो साइन थीटा, यहां से देखो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस AB। अब AB कितना है, 12, AC इक्वल टू 12 साइन थीटा। तो आपका टार्क आ गया AF इंटू 12 साइन थीटा। अच्छा, अब आप बताइए F1 F2 का मैग्नीट्यूड F है, और मैग्नीट्यूड क्या है, QE। देखिए F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, QE ही है ना, यहां लिख देते हैं क्या है, QE। इसका भी मैग्नीट्यूड QE है, और इसका भी है। तो अब आप देखिए टॉर्क हो गया QE इंटू 12 साइन थीटा, टॉर्क हो गया Q इंटू 12 E साइन थीटा, Q इंटू 12 इज इक्वल टू क्या होगा, P। तो टॉर्क हो गया P साइन थीटा। अब बताइए टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, P साइन थीटा। आपने देखा कि ये घूमा क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स क्या थे, इक्वल एंड अपोजिट, एंड ऑल्सो हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। रीवा की लैंग्वेज में
दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या थी? डिफरेंट। आप क्या देख रहे हैं कि देखिए ऐसे हुआ, ये घूम के देखिए ऐसे जब लग रहा फोर्स, तो ये इधर से इधर घूमा और ये इधर से इधर घूमा, तो ये घूम के ऐसे हो गया। रीवा की लैंग्वेज में ये कुछ नहीं करता, घूम के कहां हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल में था, तो बोलता जब आप फोर्स लगाए ऐसे लगे तो फोर्स F1 F2 घुमा के ऐसे कर देंगे, और क्या कर देंगे? माने क्या कर देंगे? एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हम थीटा की अलग अलग वैल्यू में पढ़ते हैं। देखिए, तो अब आपने देखा, नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं टार कितना आ गया? P साइन थीटा। अब मान लो आपका डाइपोल ऐसे रखा होता, तो इसमें एक फोर्स लगता क्यू इधर और एक इधर, माइनस का मतलब अपोजिट। अब आप बताइए इस केस को हम क्या लिखेंगे? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है, माने कितने डिग्री में है? 0। यदि आप देखें, यदि ये यहां आ जाए और ये यहां हो जाए, एलॉन्ग हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा क्या बनेगा? 0। तो इस केस में थीटा क्या बनेगा? 0। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो टार क्या हो गया? 0। ये तो आप समझ गए, साइन 0 से टार क्या हो गया? 0। प्रैक्टिकली समझिए, इसको एक फोर्स इधर खींच रहा, इधर से इधर, और एक इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। दोनों फोर्स अभी भी इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन देखिए ना इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम। क्या है? सेम। इसी लाइन में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो इस बार देखिए एफ नेट भी 0 है और टार्क नेट भी 0 है। इस बार क्या है? एफ नेट भी 0 है और टार्क नेट भी 0 है। बोलो क्लियर? तो जब ये एलॉन्ग रखा होगा, मतलब क्या? एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें ना नेट फोर्स तो पहले भी नहीं लग रहा था, अब टार्क नेट भी 0 है। बोलो क्लियर? कह सकते हैं ये रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 समझ लो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डाइपोल ऐसे। अब यार एक फोर्स इधर, ऐसे है। देखो देखो देखो, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, माने ऐसे से ऐसे। क्या होगा? मैक्सिमम टार्क। क्या होगा? और वैसे भी समझ सकते हैं साइन 90 क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो टार्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? देखिए क्या देख लेते हैं। अरे देखिए, अब मान लीजिए माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर,
ये ठीक है। अरे डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? -q से +q। इस बार आपका p वेक्टर किधर है? इधर से इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर से इधर। सुनिए, p वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, वैसे तो आप समझ जाएंगे कि थीटा 180 तो क्या होगा। पहले देख लीजिए थीटा 180। तो यहां देखिए साइन 180 क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क क्या आएगा? 0। अब वैसे समझ लेते हैं। देखिए +q में फोर्स इधर लगा, -q में फोर्स इधर लगा। अभी भी दोनों फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। भाई इधर से इधर +q, इधर से इधर क्या हो गया? -q। अभी भी क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम। क्या है? तो टॉर्क क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो हो, लेकिन साथ में क्या हो? हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। क्या हो? डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो टॉर्क क्या आएगा? 0। बोलो क्लियर? अच्छा, तो आपने ये देखा कि अब मान लो कोई क्या 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में निकाल लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देख लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू होता है P sin थीटा। ठीक, आपने 11th में पढ़ा है A क्रॉस B, AB sin थीटा। और ये n कैप क्या बताती है? A क्रॉस B की डायरेक्शन। रुकिए, आराम से बताते हैं। n कैप को बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये क्या बताता है? A क्रॉस B की डायरेक्शन। तो कहां बताता है? n कैप, सुनिएगा प्लीज प्लीज सुनिएगा, n कैप की डायरेक्शन, n कैप की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में A और B होते हैं। n कैप की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में A और B होते हैं। मतलब यदि A और B एक्स वाई में है, फिर सुनिए, यदि वेक्टर A और वेक्टर B एक्स वाई प्लेन में है, तो n कैप कहां होगा? Z। अब Z में वो +z भी हो सकता है और -z भी हो सकता है। आप कहेंगे +z -z कैसे? वो हम निकालेंगे थंब रूल से। जैसे मान लीजिए, देखिए इधर ये A है और इधर B है, तो A से B ऐसे आइए तो ये कहां गया? ऊपर। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये जहां हम खड़े हैं, तो ये क्या हुआ? +z। अब मान लीजिए A इधर है, B इधर है। देखिए A इधर, B इधर, तो A से B ऐसे आएंगे, तो क्या हो जाएगा? -z। या तो +z या -z। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी प्लेन में हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए A और B कहां है? YZ। A और B कहां है? YZ। तो A क्रॉस B +x या -x। डिपेंड करेगा रोटेशन पे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही XZ में A और B है, फिर से A और B XZ में है, XZ का परपेंडिकुलर क्या होगा? Y। A क्रॉस B या तो +y में होगा या -y में। डिपेंड करेगा रोटेशन में, डिपेंड करेगा रोटेशन में। तो ऐसे ही टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे P क्रॉस E। आप सुनिएगा प्लीज, इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, सुनिएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड D। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड D। मतलब टॉर्क की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में P और E है।
अब बताइए यदि P और E एक्स वाई में है तो टार कहां होगा? बोलिए, बताओ तुम, क्या बोल दो, प्लस जेड या माइनस जेड? डिपेंड करेगा रोटेशन पे, डिपेंड करेगा रोटेशन में कि क्लॉक है कि एंटी क्लॉक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो। अब मान लो P इधर है, R इधर, अब देखिए P से E इधर, बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं? P से E किधर? इधर। अब मान लो P इधर होता, तो देखो अब इधर से इधर आओगे नहीं, कहां आओगे? इसको तोड़ डालोगे क्या? नहीं आओगे। तो इधर से कैसे आओगे? ऐसा, इधर से देखो ऐसे, हम रूल पढ़े होगे तो ऐसे, ये क्या हो गया इधर। अब मान लो ये सपोज करो, ये प्लेन आपका मान लीजिए एक्स जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। तो इधर क्या होगा? प्लस वाई, इधर क्या होगा? माइनस वाई। देखो P से E आ रहे हैं, इसको ऐसे खोल लीजिए, P से E की ओर बंद करिए, देखिए ये इसमें P से E देखिए ऐसे, या तो प्लस वाई या माइनस वाई, डिपेंड करेगा रोटेशन पे। बोलो बात डाइजेस्ट हो रही कि नहीं हो रही है? तो P क्रॉस C, बोलो समझ में आया अच्छे से कि A क्रॉस B की डायरेक्शन। हम आपने ये देखा कि जो टार्क आया वो आया P साइन थीटा। एफ ने तो जीरो था ही। दो केसेस में टार्क भी जीरो हो रहा है, एक थीटा इक्वल टू 0 में टार्क जीरो था, और एक थीटा इक्वल टू 180 में क्या था? टार्क जीरो था। एफ नेट तो जीरो था ही। अच्छा, अब टार्क नेट जीरो का मतलब क्या हुआ? कि वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट था ही, मतलब ये क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो ये भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है और ये भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या है? अनस्टेबल। अब इसमें से बहुत लोगों को लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा कि आखिर स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। तो याद करो, पर साल तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था वर्क एनर्जी के लास्ट में, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। स्टेबल में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। और अनस्टेबल में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। क्या होगी? मैक्सिमम। अभी आप एनर्जी नहीं पढ़े हैं, पढ़ाएंगे, वहां दिखाएंगे कि इस केस में एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, इसमें क्या होगी? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबल का मतलब ये होता है यदि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसको थोड़ा सा तुम रोटेट करा के छोड़ दोगे तो फिर से वहीं आ जाएगा। थोड़ा सा रोटेट करा को छोड़ दोगे तो अपने कहां जाएगा? इनिशियल पोजीशन में। इसमें से थोड़ा इधर से इधर कर दोगे तो अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा रोटेट करा दोगे तो कहां जाएगा? इनिशियल पोजीशन में। इसमें इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा। यहां मिनिमम और ये मैक्सिमम, ये आप कहां पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी में। तो चलिए पढ़ लेते हैं इकट्ठा।
पढ़ लेते हैं, देर किस बात की, इसी के साथ पढ़ लेते हैं, टाइम तो है अभी, चलिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका, अब आप क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? डाइपोल की। किस डाइपोल की? रोटेटिंग डाइपोल की। या आप क्या पढ़ेंगे, वर्क डन। डाइपोल जब रोटेट करेगा तो उसमें कितना वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सुनिए, समझिए, ये डाइपोल ऐसा था, ऐसा था, अब आप ये बताइए, पोटेंशियल एनर्जी आती कहां कहां से? 11th में आपने पढ़ा होगा, ये एनर्जी आती है आइदर, बोलो, बाई वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जब ये यहां ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? डाइपोल की। किसकी है? डाइपोल। सुनिएगा, सुनिएगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा के ऐसे लाएगा। अब मान लो इसको ये इधर घुमा रहा, ये घुमा रहा इधर से इधर, आप घुमाइए इधर से इधर। तो जब आप इधर से इधर घुमाएंगे तो इस टार्क के अगेंस्ट आपको एक्सटर्नल टार्क लगाना होगा। सुनिएगा, 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 जो इसमें टार्क लग रहा है वो लग रहा है क्लॉकवाइज। जैसे ये मान लो घूम रहा इधर से इधर, कौन घुमा रहा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स माने कौन? कंजर्वेटिव। इसमें बर्कडन बाई क्या हो रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हो रहा है? और तुम घुमाओ इधर से इधर तो जो तुमको एक्सटर्नल टार्क लगाना पड़ेगा वो इधर से इधर, कहा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, एक वर्क होता है ट्रांसलेटरी का और एक वर्क होता है रोटेटरी का। आप ही डिसाइड करिए ये ट्रांसलेटरी का वर्क डन है कि रोटेटरी का? रोटेटरी का है। अब आपको कुछ 11th के कॉन्सेप्ट बता के समझा रहे हैं, देखिए। जो काम, सुनिएगा, जो काम फोर्स का ट्रांसलेटरी मोशन में है वही काम टार्क का रोटेटरी मोशन में है। मतलब टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स। टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स। समझिए इसका मतलब क्या? ट्रांसलेटरी को टीएम लिख दिया, ट्रांसलेटरी मोशन को, और इसको रोटेटरी मोशन को आरएम। वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लो क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो यहां थीटा मान लीजिए, यहां लिखते हैं एक्स, कुछ भी लिखते हैं, डेल एक्स डेल थीटा, एस।
अब रुकिएगा, वहां फोर्स, यहां टार्क, ये एक्स बस नहीं, डी कुछ भी लिख सकते हैं, डी एक्स कुछ भी, डेल एक्स कुछ भी, डेल डी कुछ भी। तो वहां का वर्क डन होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे आप इसको डेल एक्स लिखिए या डी लिखिए कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए हम एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स, अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो यही ना लिखते थे। अब अलग बात है कि आप क्या लिखते थे, एफ डॉट डेल एक्स, तो सब कहानी है। पर आप ये बताइए, यहां आपने दो प्रकार के वर्क डन पढ़े होंगे ट्रांसलेटरी मोशन में, कहेंगे कैसे। एक वर्क डन आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, और एक वर्क डन पढ़ा होगा आपने वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो ट्रांसलेटरी में यदि आप देखें तो ऐसे पढ़े हैं, एक सीधे ऐसे पढ़े हैं और एक कैसे पढ़े हैं। अब ये डी आर डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, ऐसा। ट्रांसलेटरी में जो काम फोर्स का, ट्रांसलेटरी में जो काम फोर्स का है वही रोटेटरी में किसका है, टॉर्क का। ठीक, अच्छा। अब इसी को आप ऐसा पढ़ सकते हैं, जब टार्क क्या हो, वेरिएबल हो, टार्क किस पे डिपेंड करे, थीटा पे। ये फार्मूला तब मारते हैं जब फोर्स क्या होता है, वेरिएबल। देखो ऐसे ध्यान रखिए, जो काम फोर्स का ट्रांसलेटरी में वही टार्क का, वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहां एंगुलर। तो अब आप बताइए कि जैसे वहां आप डिसाइड करते हैं कि ये फार्मूला मारना है कि ये मारना है, ऐसे यहां डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फार्मूला मारना है कि ये मारना है। कैसे डिसाइड होगा, आप ये देखिए कि क्या टार्क आपका वेरिएबल है, तो देख लेते हैं। ये बताइए आपका टार्क क्या आया था, P साइन थीटा। अब आप देखिए अलग अलग थीटा पे टार्क क्या है, अलग अलग, अलग अलग थीटा पे टार्क क्या है, अलग अलग। आप ही डिसाइड करिए कि ये वेरिएबल है कि नहीं है। तो जब वेरिएबल है तो ये वाला फार्मूला मारना पड़ेगा। आ गया क्लियर, हर चीज को समझिए। यहां टार्क कैसे है, वेरिएबल है, क्यों, अलग अलग थीटा पे अलग अलग होगा। आप देखिए, तो ये डिसाइड हो गया कि जब चीजें वेरिएबल होती हैं तो बिना इंटीग्रेशन के काम नहीं चलेगा। ये रोटेटरी का वर्क डन है, तो जो काम वहां फोर्स का, यहां टार्क का, वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां एंगुलर। अच्छा, तो अब आप देखिए, आप मान लीजिए ये पहले आप इसको सुनिए। जैसा मान लीजिए ये किसी पोजीशन अभी θ1 में है, अब आप इसको किसी θ2 पोजीशन में लाए, यहां से यहां θ2। एक डायग्राम देखिएगा आराम से। पहले ये इधर था, पहले ये θ1 एंगल में था ऐसे, अब वो इधर आना चाह रहा, आप इसको एक घुमाए ऐसे ऐसे ऐसे। पहले ये इधर था, देखो यहां से यहां θ1, अब कहां घुमा दिए, θ2। ऐसे भी हो सकता था कि यहां θ1 यहां θ2। आप जैसे जैसे इसको इधर घुमा रहे हैं तो जो 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 टार्क इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल टार्क लगा रहे हैं, तो वर्क डन बाई क्या होगा, एक्सटर्नल टार्क। बोलो क्लियर।
टार्क आपका वेरिएबल है, तो सपोज करिए देखिएगा, जब ये -q से +q था तो थोड़ा सा ही तुम घुमाए, ये बहुत थोड़ा सा, मतलब जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक थीटा है और यहां से θ1 है, यहां से यहां तक θ2। एक बार और, यहां से यहां तक θ1 है, यहां से यहां तक θ2, तो ये एंगल क्या आ गया, θ2 - θ1। तो मान लो जब बहुत थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, बहुत थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में बहुत थोड़े को क्या बोलते हैं, बहुत थोड़ी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, dx। तो बहुत थोड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, dθ। जब ये dθ घूमा तो मान लो वर्क डन क्या हुआ, इतना होगा। देखो अभी हमने बताया ना कि वहां वर्क डन क्या होता है, FD, यहां वर्क डन क्या होगा, टाउ थीटा। सोर्स के प्लेस में ये, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में एंगुलर, ये हो गया। अब आप टार्क रख दीजिए, टार्क कितना आता है, P sin थीटा, रख दिए। अब आपने टार्क को क्या किया, रख दिया। अब आप घुमाना कहां से कहां तक चाहते हैं, तो आप घुमाना चाहते हैं यहां θ1 से लेके यहां से यहां तक, जहां से जहां तक घुमाना चाहते हैं कर दीजिए इंटीग्रेशन विथ लिमिट। तो क्या आ जाएगा, इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया वर्क डन, तो कर देते हैं इंटीग्रेशन। P कांस्टेंट है, बाहर आ गया, sin थीटा dθ। अच्छा, dw = w। अब ये w कहां से कहां तक का है, ये w है θ1 से θ2 घुमाने में। P sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos थीटा। -cos थीटा होता है, क्यों जी, होता तो -cos थीटा +c है, पर यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो c ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो देखिए -p cos θ2 - cos θ1, आया समझ में कि नहीं आया। अब आप ही बताइए, 11th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पढ़ा है हम बता देते हैं। आपने पढ़ा है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, क्या पढ़ा है, -ΔU। मतलब आपने पढ़ा है फाइनल माइनस, ये माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, अब वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या पढ़ा है, ΔU। मतलब क्या पढ़ा है, UF - UI, ऐसे पढ़ा है। अच्छा, इन दोनों का सम क्या होता है, 0। देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, अब वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो जब यहां ये माइनस है तो इस वाले में क्या आएगा, प्लस। अब बताओ ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल है कि नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि सुनो, इलेक्ट्रिक इधर घुमा रहा था, तुम ले गए हो इधर, तो यहां हम क्या मार दें, वर्क डन बाई एक्सटर्नल ये मार दें, बराबर क्या आ जाएगा, ΔU
आया? आप सुनिएगा, सुनिए, यदि गौर से देखें तो ये क्या है, डेल यू माने फाइनल, फाइनल मतलब जब वो θ2 घूम चुका था, इनिशियल मतलब जब वो θ1 पे था, बेसिकली ये आया है। अब कई बार हम इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज में मेजर होती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट या देखो पर्टिकुलर पॉइंट मतलब ट्रांसलेशन में, और पर्टिकुलर एंगल में निकालने के लिए रेफरेंस पॉइंट कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। तो रेफरेंस पॉइंट में हम क्या मान लेते हैं, 0। बहुत लोग समझ नहीं पाए। देखिए ये चेंज है, क्या है चेंज? इससे आपको समझ में आ रहा है कि θ2 में इतनी है और θ1 में इतनी। समझिए, अब आपसे कोई कहते कि किसी थीटा एंगल में कितनी होगी, तो आप बोल देंगे इतना। आप कहें कैसे? देखिए ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा? देखिए यहां पे θ2 रखें, यहां θ1 रखें, देखिए u θ2 माइनस u θ1, अच्छे से देखिएगा, माइनस p cos θ2 माइनस p cos θ1। अब आप माइनस p कॉमन ले लीजिए, तो cos θ2 माइनस cos θ1, ये एक माइनस कॉमन ले लिए, ये माइनस रहा है। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि ये होगा तभी नहीं ये होगा। नहीं समझ में आया? देखो, यदि ऐसा चेंज आ रहा है, इसका मतलब किसी थीटा में पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। यदि ये है तभी नहीं ये आएगा। देखो ना, यदि आपने कहा ऐसे निकालने के बाद ऐसे कैसे जान गए, भाई ये चेंज में है। किसमें है? चेंज में। तो चेंज में है तो किसी थीटा में निकालना होगा, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे तभी नहीं आएगा। लेकिन एक रहस्य और, मतलब ये इसका जनरल इक्वेशन हुआ। क्या हुआ? जनरल इक्वेशन। सुनिए, आपको दिख रहा है कि थीटा इक्वल टू 90 में ये 0 होगी। आपको दिख रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए, यदि हम ऐसा लिखते तब भी यही आता। मतलब किसी थीटा पर एनर्जी इतनी भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, जब यहां हम u θ2 रखे थे, देखो यहां u θ2, तो यहां पे प्लस सी आता, u θ1 में यहां पे क्या आता? प्लस सी आता। जब आप सब्ट्रैक्ट करते ये u θ2 में, तो एक सी यहां प्लस सी आता और यहां क्या आता? माइनस सी। तो प्लस सी और माइनस सी क्या हो जाते? कैंसल, तब भी नहीं आता। इसका मतलब या तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। इसी को लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चेंज में कट ही जाना है ये सी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली चेंज में मेजर होती है। किसी पॉइंट में मेजर करना है
किसी पॉइंट में मेजर करना है, किसी पॉइंट में मेजर करना है, एक रेफरेंस पॉइंट को क्या मान लो, जीरो। क्या मान लो, जीरो। याद करिए ट्रांसलेटरी मोशन में जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है तो जीरो कहां माने थे, इनफाइनाइट। कहां माने थे, इनफाइनाइट। अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग एनी मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो यहां कहां मानेंगे, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90। cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। अब cos 90 में जीरो होती है, मान लिए तो 90 क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप ना मानिए, वहां सी मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं है, डिफरेंस में कट ही जाएगा यार, समझ में आ रहा ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनली किसी थीटा पर ही आ गई। आप समझ गए, ये और ये क्या है, सी कट ही जाना है यार। तो ये हुआ कि जब किसी, भाई आप दो चीज का चेंज निकाले हैं तो किसी एक का निकालना है तो एक को क्या मान लो, जीरो। जैसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखिए यहां थीटा वन को 90 मान लेते, बहुत किताब में ऐसे ही डेरिवेशन होता, थीटा वन को 90 मान लेते और थीटा टू क्या मान लेते, थीटा। देखिए बहुत किताबें इस चीज को डायरेक्ट लिखती हैं, बहुत किताब डायरेक्ट लिखती हैं कि क्या, थीटा वन को 90 और थीटा टू को थीटा। अब रखिए यहां थीटा, cos 90 जीरो, क्या आ गया, माइनस पी cos थीटा आ गया। तो किसी थीटा में ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन वहां क्या मान रहे हैं, 90 मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, वहां इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं, वहां कोई कांस्टेंट भी एज्यूम करेंगे तो भी वही आएगा आंसर। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी चेंज में मेजर होती है। बहुत तो समझाया यार। आप देखते हैं इफ थीटा बराबर 0 माइनस पी, इफ थीटा इक्वल टू 180 cos 180 माइनस 1, तो यू थीटा हो जाएगा माइनस पी इंटू माइनस 1, क्या हो जाएगा। अब मान लो 30 पे तो यहां cos 30 रखते, 45 में तो यहां cos 45 रखते, तो देखो ये क्या आ गया, ये मिनिमम है और ये प्लस वैल्यू, ये जो P आई है ये क्या है, मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी। तो यहां क्या है, मैक्सिमम, यहां क्या है, मिनिमम। कुछ देर पहले हम बताए थे कि टार्क 0 थीटा इक्वल टू 0 में भी आता है, थीटा इक्वल टू 180 में भी आता है। मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम अनस्टेबल, टार्क वाले चैप्टर में आया था। थीटा इक्वल टू 180 में देखो एनर्जी क्या आ रही है, मैक्सिमम, तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू 0 में क्या रहा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इससे आपने पढ़ लिया स्टेबल और अनस्टेबल